morning to all and welcome for this second day of Dynamic Yoga. बैठिए and it's really nice to see so many people in the early morning. वैसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कितने लोग कल आए थे और आज भी आए हैं. That's really wonderful. और बाकी सारे लोग आज यहाँ पर पहली बार आए हैं. So welcome to all. जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि डायनेमिक योगा ये कोई हमारे शरीर का योग नहीं है. ये हमारे शरीर से भी ज़्यादा हमारे मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर इफ़ेक्ट करता है. आज की मॉडर्न और फास्ट लाइफ को ध्यान में रखते हुए इस कंसेप्ट को हमने डिवाइड किया है दो अलग अलग पार्ट में कि जिसे हम कहते हैं एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और दूसरा यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ. यहाँ पर ये जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है यानी कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जिस तरीके से सुबह उठने पर हम ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, यानी कि अपने बाहर के शरीर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, बस कुछ उसी तरीके से हमारी जो अंदर की पर्सनालिटी है उसे भी क्लीन रखना ज़रूरी है. हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार, शक, सवाल, अंदर जो कचरा भरा पड़ा रहता है उसे दूर करना आवश्यक है. तो ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस वो इनर क्लिनजिंग के लिए हमें हेल्प करता है. और जो दूसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉज, वो नेचर के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है कि जिस नियमों को जानकर अगर हम ज़िंदगी जीते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है. वैसे कल हमने यहाँ पर ये दोनों पार्ट को 25% डिस्कस किया था और जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे. प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को 3 अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. सबसे पहला पार्ट है 7 ब्रीथिंग प्रोसेसेस, दूसरा ATR या फिर बॉडी स्ट्रेचेस जिसे हम कहते हैं, और तीसरा योग निंद्रा यानी कि सजाग निंद्रा. ये 7 ब्रीथिंग प्रोसेस से कल हमने शुरुआत की थी तो हमने 4 टेक्निक्स को यहाँ पर सीखा था. आज हमें नई 3 टेक्निक को सीखना है, मगर ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि उसे हम हर दिन प्रैक्टिस करें. और इसलिए आज भी हम पहली टेक्निक से ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे. मगर कल जो 40 मिनट का वक्त देकर हमने सीखा था, आज सिर्फ 5 से 10 मिनट में उसे एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर नई टेक्निक्स की ओर आगे बढ़ेंगे. तो पहली ब्रीथिंग टेक्निक में हमें यहाँ पर फास्ट ब्रीथिंग करना है. 1 मिनट की 36 सांसें लेनी है. इस फास्ट ब्रीथिंग के दौरान काउंटिंग कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा, जैसे 1 2 3 2 1. 1 2 3 पर आपको सांस अंदर लेना है, 2 1 पर आपको सांस बाहर निकालना है. मगर ये काफ़ी फास्ट होगा. अब जब आप 1 2 3 पर पूरा सांस अंदर भरेंगे तब सीना और पेट दोनों फूलेगा. जब आप 2 1 पर सांस बाहर निकालेंगे तब सीना और पेट दोनों अंदर जाएगा. अब जब आप ये प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा कि काउंटिंग थोड़ा सा फास्ट है, मगर एग्जैक्टली ये कैसे किया जाएगा आइए पहले हम स्क्रीन पर, पर्दे पर देखते हैं और बाद में हम सभी लोग शुरू करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स ऑब्जर्व फर्स्ट. 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2. इस प्रोसेस के दौरान जब आप सांस अंदर ले रहे थे तो आप देख रहे थे कि सीना और पेट दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में फूलेगा. जब आप सांस बाहर निकालेंगे तब सीना और पेट दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में अंदर जाएगा. मगर ब्रीथिंग 100% होना चाहिए. 100% इनहेलेशन, 100% एक्सहेलेशन, मतलब कि उसे अधूरा नहीं छोड़ना है. ओके, तो ये प्रोसेस जब हम यहाँ करेंगे तब आप में से किसी को भी हार्ट के कोई इश्यूज़ या कोई ब्लॉकेजेस रह चुके हैं पिछले 2-3 महीने के दौरान, या फिर अगर एपिलेप्टिकल फीट्स की प्रॉब्लम है, या आप बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर को फेस करते हैं, तो आप इस टेक्निक को ना करें. करना चाहे तो आप सिर्फ 20 सेकंड 30 सेकंड तक कर सकते हैं. प्रैक्टिस के साथ आप 1 मिनट तक पहुंचेंगे, बट बाकी सभी लोग 1 मिनट ज़रूर पूरा कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करेंगे. बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सिर स्ट्रेट, आंखें खुली रखनी है. कोई भी एक स्क्रीन पर देखना है और आंखें खुली रखते हुए स्क्रीन पर देखते हुए साथ साथ करते जाना है. ऑलराइट, सो लेट्स प्ले. 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2
एक्चुअली ये देखने जितना आसान नहीं है करना, बिकॉज इट इज़ लिटिल मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जो लोग कल यहाँ पर आए थे आज वापस आए हैं, और जब आप उसे दूसरी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद वो रिदम थोड़ा थोड़ा पकड़ में आएगा, बट अचानक से अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो उस रिदम को कैच करना और उस स्पीड पे कर पाना उतना आसान नहीं है। बट इस टेक्निक की रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा बॉडी की कोई भी किस्म के जो एक्स्ट्रा एसिड्स जनरेट होते हैं, तो टॉक्सिन्स जनरेट हो रहे हैं, उसे रिलीज़ करवाने में हमें सपोर्ट करता है। और ये प्रोसेस एक एंटी एजिंग का काम करेगा, बिकॉज जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं जब वो रिलीज हो जाएंगे तो वो जो बॉडी का एजिंग प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर देते हैं। अब दूसरी टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप अपने राइट हैंड की एक मुद्रा बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जिसमें पहली 2 उंगलियां बंद है, अंगूठा, थर्ड फिंगर, लास्ट फिंगर खुली है। ये मुद्रा लेने के बाद आप अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से पूरा सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, वापस राइट से अंदर लिया, राइट बंद किया, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करना है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से सांस अंदर लिया उसके दूसरे साइड से बाहर, जहाँ से बाहर निकाला वहीं से अंदर, दूसरे साइड से बाहर। अब इसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल टाइम मिलेगा सांस को अंदर लेने के लिए तो बाहर निकालने के लिए। 3 सेकंड में आपको सांस अंदर लेना है, 2 सेकंड में सांस बाहर निकालना है। तो काउंटिंग वही है 1 2 3 2 1, लेकिन वो स्लो होगा, ऑलराइट, कि जिससे आप धीरे धीरे से वो पूरा सांस अंदर भर पाएंगे और बाहर निकाल पाएंगे। यहाँ पर ये टेक्निक सभी कर सकते हैं, सिवाय के जिनको ये मुद्रा लेने में दिक्कत हो, वो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें खुली रखनी है, स्क्रीन पर देखना है और 1 2 3 पर सांस अंदर, 2 1 पर सांस बाहर। ऑलराइट, लेट्स प्ले। 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा हमारी ये दोनों नाड़ियाँ खुल जाती है, जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहा जाता है, कि जिससे हमारी जो सेंटर की नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, उसमें एनर्जी फ्लो शुरू होगा, जो हमारे बॉडी के 7 एनर्जी सेंटर्स को पावरफुल कर देता है, जिससे 7 चक्रास कहा गया है। कल मैंने आपको कहा था कि आपको अगर वक्त मिले तो आप 7 चक्रास के बारे में कुछ सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। अगर आपको वक्त मिला होगा, अगर आपको याद रहा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो 7 चक्रास के बारे में जानना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज वो आपको फिजिकली हेल्दी कर सकता है, इमोशनली, मेंटली, और वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बहुत बेहतर कर सकता है। मैं वापस रिमाइंड करवाना चाहूँगा, अगर आज के दिन में आपको वक्त मिल जाए तो वापस आप 7 चक्रास के बारे में सर्च कीजिएगा और आपको बहुत कुछ उसके बारे में सीखने को मिल सकता है। और ये प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम, वो 7 चक्रास को बैलेंस में लाने में आपको सपोर्ट करता है। अब तीसरी टेक्निक जिसमें हमें कुंभक करना है, यानी कि सांस को अंदर और बाहर रोकना है। इसमें आप 5 सेकंड में सांस अंदर लेंगे, 5 सेकंड सांस को अंदर रोक के रखेंगे, 5 सेकंड में सांस बाहर निकालेंगे और आखिरी 5 सेकंड में सांस को बाहर ही रोक कर रखेंगे। यानी कि 20 सेकंड की एक सांस हम लेंगे, 1 मिनट के सिर्फ 3 सांसें होगी। ये प्रोसेस 2 मिनट के लिए होगा, यानी कि टोटल 6 सांसें हम यहाँ पर लेने वाले हैं। लेकिन इसमें भी सेम टाइप से हमें ब्रीथिंग करना है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तब सीना और पेट दोनों फूलेगा, फिर आपने उसे होल्ड करके रखा 5 सेकंड के लिए, फिर जब सांस बाहर निकालेंगे तब सीना और पेट दोनों अंदर जाएगा, फिर 5 सेकंड के लिए अपने बाहर होल्ड करके रखा और सेम प्रोसेस को वापस आप रिपीट करेंगे।
अब काउंटिंग इसमें काफ़ी स्लो हो जाएगा क्योंकि 5 सेकंड तक आपको वक्त मिलेगा। तो काउंटिंग कुछ इस तरह से है जैसे 1 2 3 4 5, वापस वही काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5। ये काउंटिंग रिपीट होगा, मगर पहली 5 सेकंड में आपने सांस अंदर लिया, दूसरी 5 सेकंड में सांस को रोका, तीसरी 5 सेकंड में बाहर निकाला, चौथी 5 सेकंड में सांस को बाहर रोका, एंड सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ये टेक्निक सभी कर सकते हैं सिवाय के सभी अपनी अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख कर करें। मैंने 5 सेकंड सांस को रोकने के लिए कहा है, मगर आपके लिए जितना कंफर्टेबल है आप उतना ही सांसों को रोके, बिकॉज यहाँ पर सभी की उम्र अलग है, सभी का हेल्थ का कंडीशन अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स प्ले। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जब हम सांसों को अंदर और बाहर रोक कर रखते हैं तो इससे लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, सांसें फूलने की तकलीफ़ें दूर होंगी। बट जब आप ये प्रोसेस करें, कोई भी टेक्निक में जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप सीना और पेट फुला कर कीजिए, तो उसके पीछे भी काफ़ी सारी वजह है। जैसे एक वजह, जब आप पेट फुलाते हैं तब हमारा डायफ्राम एक्चुअली नीचे जा रहा है। जब आप सांस अंदर लेते हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो इतने क्लोजली लोकेटेड है, जैसे कि हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन का पूरा सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उस वजह से डायफ्राम को जब नीचे जाना है तो अगर आप पेट फुलाएंगे तो उसे वो पूरा स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा कि जब वो पूरा नीचे जा सके और 100% ऑक्सीजन को अंदर ले सके। इस वजह से पेट फुलाना आवश्यक है। और सीना फुलाकर इसीलिए प्रोसेस करना है क्योंकि कल मैं आपको बता रहा था कि जब आप चेस्ट का मूवमेंट देंगे तब जाकर हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसके अंदर टॉक्सिन्स जमा होते हैं, उसको वॉश आउट करने में सपोर्ट मिलता है। और इस वजह से भी ये ज़रूरी है कि आप वो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करें। एटलीस्ट 2 से 3 इंच का फर्क आना चाहिए कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो बाहर निकालते हैं। इंटेंशनली कोशिश करो कि ये हो सके। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत वाला होगा क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया नहीं है, बट स्लोली एंड स्टेडीली वो मसल्स और ऑर्गन्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा, जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो इसका एक और बेनिफिट ये मिलता है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे जो लंग्स है
उसका कुछ पोर्शन जो है वो धीरे धीरे फंक्शन कम करता है, धीरे धीरे लंग के कुछ पोर्शन चिपकने लगते हैं एंड दैट्स वेयर सांसें फूलने की तकलीफ़ें भी बढ़ने लगती है, क्योंकि लंग्स 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। बट जैसे जैसे आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे लंग्स का फंक्शनिंग 100% तक हो सकता है एंड तब जाकर वो आपका जो सांसों का अंदर लेने का और बाहर निकालने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगा। अगर आप कोई भी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तो आपके लंग्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, बट अदरवाइज एक रूटीन लाइफ अगर हम जीते हैं तो उसमें लंग्स को हम कभी एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं जो इस प्रोसेसेस के द्वारा हम दे पाते हैं। अब यहाँ पर हम 3 टेक्निक्स कर चुके हैं, चौथी टेक्निक जो हमें करनी है वो है कपालभाति। अब ये 4 टेक्निक्स तो ऑलरेडी हम कल यहाँ पर प्रैक्टिस कर चुके थे, आज सिर्फ उसका एक रिवीजन या प्रैक्टिस दूसरी बार मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इसको हर दिन करना ज़रूरी है। चौथी टेक्निक में कपालभाति में आपको नाक से सांस बाहर निकालना है मगर सांस अंदर लेने की कोई कोशिश नहीं करनी है। सांस अंदर रहने के लिए सिर्फ डायफ्राम और पेट को ढीला छोड़ना है, अपने आप सांस अंदर जाएगा। वापस आप एक झटके से नाक से सांस बाहर निकालेंगे, डायफ्राम पेट को ढीला छोड़िए, अपने आप सांस अंदर जाएगा। ये कैसे होगा पहले मैं आपको स्क्रीन पर पर्दे पर दिखाना चाहता हूँ। आप बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुनेंगे जैसे कि टिक टिक टिक, वो घड़ी की जो आवाज़ है वैसा एक म्यूजिक होगा और उसके साथ साथ आप ब्रीथिंग करते जाएंगे। आपका जो स्टमक का एरिया है, पेट का एरिया, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से एक जर्क लगेगा, एक झटका लगेगा और एक झटके से सांस बाहर निकलेगा। अब इसमें एक ही विचार अपने माइंड में रखिएगा कि आपके सामने 2-3 कैंडल्स हैं, मोमबत्तियाँ, जिसे आप बुझाना चाहते हैं और उसे नाक से बुझाना है, उतना फोर्स होना चाहिए। मगर कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि देखकर भी फायदा मिलता है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि नहीं, देखकर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, साथ में करना ज़रूरी है, तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ही एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और कुछ लोग ये भी सोचते नहीं नहीं अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, घर जाके कर लेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं यहीं पर करवाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि सभी साथ में करें। अब ये प्रोसेस पिछले 2-3 महीने में हार्ट के इश्यूज़, ब्लॉकेजेस आपको है, एपिलेप्टिकल फीट्स की प्रॉब्लम है, या फिर 5 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी है या हर्निया का प्रॉब्लम है, तो आप 20-30 सेकंड से ज़्यादा ना करें। बाकी सभी लोग 1 मिनट पूरा कर सकते हैं, मगर जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो 1 मिनट के 45 स्ट्रोक्स हैं, 45 स्ट्रोक्स की स्पीड पर आप करेंगे, ना फास्ट ना स्लो, एग्जैक्टली वो म्यूजिक की रिदम के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स प्ले। कपालभाति कोई भी किस्म के डाइजेशन प्रॉब्लम को दूर कर देता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये लीवर,
किडनी और पेनक्रियास के फंक्शनिंग को बेहतर करता है, कि जिसमें वो सपोर्टिव है डायबिटीज़ को क्योर करने में, या लीवर के कुछ इश्यूज़ के लिए, या फिर इवन किडनी स्टोन्स के लिए। तो वैसे कपालभाति के फ़ायदे तो काफ़ी है। कपालभाति का एक और बेनिफिट ये है कि ये वज़न कम करने में हेल्प करता है, पेट कम करने में हेल्प करता है। बट मैं कल आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि कपालभाति से वज़न कैसे कम हो सकता है या पेट कैसे कम हो सकता है। मगर अभी के लिए ये 4 टेक्निक्स जो हम यहाँ पर किए हैं वो तो ऑलरेडी कल सीख चुके थे। आज 5वीं टेक्निक हम पहली बार करने जा रहे हैं, और वो है 5वीं टेक्निक भी कपालभाति ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब इसे डबल स्पीड पर करना है। अभी आपने 1 मिनट के 45 स्ट्रोक्स लिए थे, अब आप 1 मिनट के 90 स्ट्रोक्स लेने वाले हैं। मगर जब इतनी स्पीड पे करना है तो हार्ट के इश्यूज़, ब्लॉकेजेस, एपिलेप्टिकल फीट्स की प्रॉब्लम, हर्निया, अल्सर्स, ऐसा कोई भी इश्यू है या प्रेगनेंसी है तो आप इस टेक्निक को ना करें। बाकी सभी कर सकते हैं और 1 मिनट पूरा कर सकते हैं। और कुछ लोग टेक्निक के दौरान कंजूसाई कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि 80% एफर्ट देने से 80% फायदे मिलते हैं। ऐसा नहीं है। बिकॉज इंटरेस्टिंगली अगर आप अपने बॉडी को कंफर्ट जोन में रखेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि बॉडी के लिए जो कंफर्टेबल है उसमें वो कोई बेनिफिट नहीं पाएगा। मगर जब आप बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करवाएंगे, मतलब कि उसकी कैपेसिटी से कुछ एक्स्ट्रा करवाएंगे, तभी वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा। एंड दैट इज़ वेयर 100% एनर्जी के साथ करना ज़रूरी है, क्योंकि तो ही आप उसका फ़ायदा पाएंगे। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे डबल स्पीड पर, म्यूज़िक को ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी फास्ट होगा। सेम तरीके से प्रोसेस करना है। ठीक है, फोर्सफुल एक्सलेशन। ओके, सो रेडी, लेट्स प्ले। ये प्रक्रिया जो है वो खाना खाने या पानी पीने के कितने टाइम के पश्चात करनी चाहिए? फ़िलहाल तो आप 4 दिन जब यहाँ पर है तो मेरे साथ यहाँ पर कीजिए। कल जो मैंने समझाया था वापस समझाऊंगा कि घर जाके कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। वेट, डोंट वरी, बट सर ने जब सवाल कर ही लिया है तो मेरा फ़र्ज़ है आंसर करना। तो जो मैं कल और परसों में आपको डिटेल में सिखाने वाला था वो भी बता देता हूँ। जनरली 2 से 2.5 घंटे के बाद आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी खाया है तो। और रही बात पानी पीने की, दैट्स ओके। मे बी पानी तो आप अगर ज़्यादा ना लिए हो, सिप और कपल ऑफ सिप्स ऑफ वाटर या हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स फाइन। मे बी उसके 10-15 मिनट में क्या बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट येस, खाना खाने के एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे के बाद, राइट। बट इस सब्जेक्ट पर हम डिटेल में कल बातें करेंगे। अभी के लिए दोस्तों, आज पहली बार पता चला कि 1 मिनट इतना लंबा होता है। बिकॉज 1 मिनट करना आसान नहीं था। अगर आप इस टेक्निक को किए हैं तो आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि इसे करना
मे बी 30 सेकंड से ज़्यादा इट इज़ रियली नॉट ईजी। आप में से अगर किसी को कपालभाति करने की प्रैक्टिस होगी और तो ही शायद आप कर पाए हो, बट अदरवाइज डायरेक्टली से करना और 1 मिनट पूरा करना उतना आसान नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट और काफ़ी इंटेंस है। बट जैसे मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि कपालभाति के फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। लाइक काफ़ी बरसों पहले मुझे मौका मिला था कि कुछ वक्त मैं रामदेव बाबा के साथ बिता सकूं, कि जहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो बैठे हुए हैं, एक एक करके लोग उनको मिलने आ रहे थे, उनके आशीर्वाद ले रहे थे, उनको कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, वो उनके सॉल्यूशंस दे रहे थे। और जब मुझे मौका मिला था कि कुछ वक्त मैं उनके साथ बैठ सकूं, तो बीच बीच में वो मेरे साथ जब कुछ बातें कर रहे थे तो वो काफ़ी बार बताते थे कि बेटा, लोग जब तुम्हारे पास कोई भी तकलीफ़ लेकर आए, प्रॉब्लम लेकर आए, तो उनका प्रॉब्लम बाद में सुनना, पहले बता देना कि वो कपालभाति करें। कपालभाति को सबसे ज़्यादा महत्व हर जगह पर दिया गया है। आप कहीं पर भी योग सीखने जाएंगे, कहा जाता है कि भाई योग नहीं करोगे, आसन नहीं करोगे चलेगा, प्राणायाम करो, प्राणायाम नहीं करोगे चलेगा, कपालभाति करो। कपालभाति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब यहाँ पर हम छठी टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं, 6th प्रोसेस जो आज हम पहली बार करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो 6th टेक्निक है दोस्तों, उसमें हमें 4 टुकड़ों में नाक से सांस अंदर लेना है, 2 टुकड़ों में मुंह से बाहर निकालना है। अब ये जो प्रोसेस है उसमें काउंटिंग कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 2 1। 1 2 3 4 पर 4 टुकड़ों में आपने सांस अंदर लिया नाक से, 2 1 पर मुंह से बाहर निकाला। अब इसे जब आप करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेरी ओर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप 1 2 3 4 सुनते हैं तो कुछ इस तरीके से, 2 1 जब सुनते हैं तब 2 बार मुंह से सांस बाहर निकालना है। अब ये जो प्रोसेस है फास्ट होगा। इस प्रोसेस के दौरान आप में से किसी को भी हार्ट के कुछ इश्यूज है, एपिलेप्टिकल फीट्स के प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो आप इस टेक्निक को ना करें। करना चाहे तो 20 से 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी प्रैक्टिस के साथ आप 1 मिनट पूरा कर सकते हैं। बट बाकी सभी लोग जो 1 मिनट करेंगे, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तब फोर्स के द्वारा अंदर लेना है और नाक से अंदर लेना है, और 4 टुकड़ों में आपको 100% ऑक्सीजन भरना है। 2 बार आपको जब मुंह से सांस बाहर निकालना है तो वो भी फोर्स के द्वारा बाहर निकालना है, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा, पहले मैं आपको स्क्रीन पर पर्दे पर दिखाना चाहता हूँ। पहले आप देख लो, समझ लो, और बाद में हम सभी लोग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2। अगर आप इस टेक्निक को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इवन बॉडी की पोजीशन देखकर आप अंदाज़ा लगा रहे कैसे ऑक्सीजन भरना है हमें 4 टुकड़ों में और 2 टुकड़ों में बाहर निकालना है। एक्चुअली इसमें आपको हिलना नहीं है, ये एक नेचुरल मोशन है जो इनहेलेशन के साथ आ रहा है और एक्सहेलेशन के साथ आ रहा है। बिकॉज अब कुछ लोगों को मैं ये समझाता हूँ, कुछ लोग है ना शुरू हो जाते हैं, लाइक वो टेक्निक जब शुरू करते हैं देयर लाइक, हिलना नहीं है, आपको ऊपर नीचे नहीं होना है, आगे पीछे नहीं होना है। अगर ऐसा करोगे तो जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, कुछ नुकसान कर बैठोगे। सो हिलना नहीं है, ये एक नेचुरल मोशन है जो इनहेलेशन के साथ और एक्सहेलेशन के साथ आ रहा है। तो जो नेचुरल है ठीक है, बट उसके लिए आपको हिलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी से स्ट्रेट, आंखें खुली रखनी है और स्क्रीन पर देखकर आप कर सकते हैं। लेट्स प्ले। 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4
2 1 1 2 3 4 2 1 ये सारी टेक्निक्स जो आप सीख रहे हैं उसे इसी सीक्वेंस में करना है और जितना वक्त इसमें बताया गया है सिर्फ उतने वक्त के लिए करना है। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए था जो आप कर रहे हैं, मगर वो 1 मिनट भी कितना इफेक्टिव है आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो प्रोसेस आपने किया, कितने लोगों को ये फील हुआ कि इस टेक्निक के बाद ऐसा लगा कि इस पोर्शन में थोड़ा सा भारीपन लग रहा है? हाउ मेनी पीपल कुड फील दैट? ऑलमोस्ट 50%। ये बहुत एक कॉमन एक्सपीरियंस है। वो इसलिए होगा क्योंकि आप ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप सर्वांगासन या शीर्षासन करें जिसमें सिर नीचे और पैर ऊपर, तो जो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ जाता है उस वजह से हल्का सा भारीपन महसूस होता है। बस कुछ वैसा एक्सपीरियंस आप इसमें भी करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी ब्रेन के फंक्शंस को बेहतर करने में सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आप उसे दे रहे हैं। इस टेक्निक के रेगुलर प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन एबिलिटी बेहतर होता है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है और नेचुरल मेमोरी पावर बढ़ेगा। खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी उपयोगी बन सकता है। इसी के साथ अगर कोई किस्म के ब्लॉकेजेस है या फिर हार्ट के कोई इश्यूज़, तो जैसे जैसे आप ये टेक्निक को प्रैक्टिस करते जाएंगे वो उस ब्लॉकेजेस को भी खोलने में, तोड़ने में आपकी मदद करेगा। वैसे जिनको एस्थमा है यानी कि दम का बीमारी, उनके लिए ये टेक्निक काफ़ी फ़ायदे कारक है। कोई भी किस्म के ब्रीथिंग के, रेस्पिरेटरी ट्रैक के कोई भी इश्यूज़ को ये सॉल्व करने में सपोर्ट करता है। वैसे ये जो प्रोसेस आपने यहाँ पर किया सिर्फ 1 मिनट के लिए किया है और इसे सीक्वेंस में कीजिएगा जो मैं आपको आगे बताया। इस टेक्निक के हमने कुछ ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स किए थे 3 अलग अलग शहर, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट। 500 ऐसे पेशेंट्स को लिया कि जिनको डॉक्टर ने बाईपास कंपलसरी बोला था। उनको सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे इस टेक्निक्स को समझाया, प्रैक्टिस करवाया, 7 दिनों का एक कैंप लिया और उसके बाद उनको घर पे भी इसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया। टोटल 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद उन सभी लोगों का जब हमने वापस चेकअप करवाया, फ्रेंड्स, हर एक शहर के जो 500 पेशेंट्स थे उसमें से एवरेज रिजल्ट तीनों शहर का ये निकला था कि 1 महीने के बाद जब चेकअप हुआ तब 500 में से 300 से भी ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स कि जिनको डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि फ़िलहाल कोई अर्जेंसी नहीं है, आपको हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने के बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चेकअप के लिए वापस आइएगा, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या किया जाए, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 1 महीने की एक प्रैक्टिस और अगर ये रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, तो अगर इसी टेक्निक को हम रिलीजियसली अपनी लाइफ के लिए रेगुलरली अपनाना शुरू करें तो कितने पावरफुल रिजल्ट्स हम पा सकते हैं उसका अंदाज हम लगा सकते हैं। और सिर्फ 1 मिनट की प्रोसेस है, जस्ट 1 मिनट, विच इज़ लाइक नथिंग। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम कुछ कर रहे, राइट? बिकॉज अगर मैं आपको कुछ 10-15 मिनट के लिए करने के लिए कहूँ, आधे घंटे करने के लिए कहूँ, तो ऐसा लगता है कि यार उतना वक्त कौन निकाले। बट 1 मिनट, यस, उतना तो हम कर सकते हैं। ये 8 मिनट की ब्रीथिंग है, जस्ट 8 मिनट्स ऑफ ब्रीथिंग प्रोसेस, बट ये 8 मिनट्स बहुत पावरफुल, इफेक्टिव है। और अब 7वीं टेक्निक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो 7th ब्रीथिंग टेक्निक है दोस्तों, वो एकदम अलग है, डिफरेंट है। मैं आपको पहले तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि उसमें क्या करना है, राइट? तो उसे ध्यान से देखिएगा, पहले ऑब्जर्व कीजिएगा। इस प्रोसेस में आपको पहले एक गहरी सांस लेनी है, हाथ से नाक को बंद करना है, दाढ़ी को सीने के साथ लॉक करके मुंह में जो सलाइवा इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा होने दो और पानी के घूंट पीते हुए से उसे अंदर उतारो और फिर रिलीज करो। फिर सेम प्रोसेस, वापस एक गहरी सांस लेनी है, हाथ से नाक को बंद करना है, दाढ़ी को सीने के साथ दबाना है, जो मुंह में थूक इकट्ठा होता है सलाइवा उसे 5 घूंट अंदर उतारेंगे और फिर रिलीज करेंगे। अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस देखने में इजी लगेगा, जब आप करोगे वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि
जब आप एक गहरी सांस लेकर उसको अंदर रोक करके चिन लॉक कर दोगे तो उसके बाद वो सलाइवा को अंदर उतारना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैंने कहा आपको 5 घूंट अंदर उतारने हैं, मगर अगर आप शुरुआत में 1 या 2 घूंट अंदर उतार सके बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप 5 घूंट तक पहुंच पाएंगे। मगर हमारा जो सलाइवा है यानी कि थूक, उसमें नेचुरल हीलिंग पावर है। आपने कभी बचपन में याद होगा कहीं कुछ लग जाए, कुछ जलन हो, दर्द हो, तो हम थोड़ा सा सलाइवा लेकर वहाँ पर लगा देते थे और ऑब्जर्व करते थे कि कुछ ही समय के अंदर वो जो जलन थी वहाँ पर वो अपने आप कम हो जाती थी। हमारे सलाइवा में नेचुरल हीलिंग पावर है। और आपने जानवरों को देखा होगा कि जो जानवर बोल नहीं सकते, उन्हें जहाँ पर भी कुछ लग जाता है, कुछ रिपेयरिंग की, हीलिंग की ज़रूरत होती है, आपने देखा है वो वापस और वापस अपने सलाइवा को उस बॉडी पार्ट पर अप्लाई करते रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि दोस्तों जहाँ पर वो अपने सलाइवा को अप्लाई करते हैं धीरे धीरे वो जल्दी से रिकवर भी हो जाता है। और ऐसा भी रिसर्च है जो ये बताता है कि जब जानवर कोई ऐसी जगह पर कोई इंजरी पाया है जहाँ पर वो अपनी सलाइवा को अप्लाई नहीं कर पाता, तो उस बॉडी पार्ट का रिकवरी और जहाँ पर वो सलाइवा अप्लाई कर पाता है उस बॉडी पार्ट के रिकवरी की स्पीड में बहुत फ़र्क है। सो ये जो सलाइवा है दोस्तों, जब आप उसे अंदर उतारेंगे तो वो इतने पोर्शन में सर्विसिंग का काम करता है, इतने पोर्शन में वो कोई भी किस्म की अगर तकलीफ़ें हैं तो उसे सॉल्व करेगा। मगर पहले एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं कि ये क्या है। इसके 1 मिनट के अंदर हम 4 राउंड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगा, आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइएगा। ये टेक्निक सभी कर सकते हैं, सिवाय के किसी को गर्दन को मोड़ने में दिक्कत हो तो सिर्फ उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो तो, बाकी तो सभी बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ऑलराइट, लेट्स प्ले। रेडी? Inhale, chin lock, swallow, release. 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 डोंट वरी, इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ जब पहली बार करेंगे तो तुरंत पकड़ में नहीं आएगी, दैट्स ओके। इसीलिए 4 दिन का प्रोग्राम है और चारों दिन सिर्फ मेरे साथ भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहोगे, ऑटोमेटिकली वो पकड़ में आने लगेगा, ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये प्रोसेस जब आप किए, इसके 4 राउंड हुए, जैसे मैं कह रहा था कि 1 या 2 घूंट अंदर उतार पाओ तो भी बहुत अच्छी बात है शुरुआत में। कितने लोग ये फील कर रहे हैं कि अभी जब आप सांस ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ज़्यादा आपका नाक खुल गया है? हाउ मेनी पीपल कैन फील दैट? ऑलमोस्ट 50%, दैट्स ग्रेट। सो आप समझ सकते हैं अगर इसके 3 या 4 राउंड करके ये इफेक्ट है, अगर इस टेक्निक को रेगुलर अपनाया जाए कोई भी किस्म के सर्दी ज़ुकाम के इश्यूज नहीं रहेंगे। तो उसी के साथ जिनको गला बैठ जाना या टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम है उनके लिए ये टेक्निक बहुत फ़ायदे कारक हो सकती है। और जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो दोस्तों, थायराइड को लेकर काफ़ी बार लोग काफ़ी टाइम तक सफ़र करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टेक्निक को आप रेगुलर शुरू करो प्रैक्टिस करना। और थायराइड के लिए मैं रिकमेंड करूँगा इस प्रोसेस को सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। अब अगर आप करेंगे दिन का टोटल 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर
आप थायराइड में एक मेजर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जो भी किस्म के इम्बैलेंस उस ग्लैंड में आ चुके हैं उसे वो टोटली बैलेंस में लाने में आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। ओके, इसके सिर्फ 4 राउंड थे 1 मिनट में। और इसका एक और बेनिफिट ये है, ये चेहरे के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है और इस वजह से जिनको आँखों के नीचे कुछ डार्क पैचेस या कभी कभार कुछ दाग धब्बे रह जाते हैं या कुछ पिंपल्स के इश्यूज रहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदे कारक है। बेसिकली ये आपके चेहरे पर एक नूर बढ़ा देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोरे बन जाएंगे, बिकॉज ये कोई फेयर एंड लवली नहीं है, मगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे एक जो नेचुरल ब्यूटी है, एक इनर ब्यूटी, वो ज़रूर बढ़ जाता है, बेहतर होता है। अब 7 टेक्निक्स हम यहाँ पर सीख चुके हैं। पहला टेक्निक कौन सा था? फास्ट ब्रीथिंग, 1 मिनट के 36 ब्रेथ्स हमने लिए। दूसरी टेक्निक में हमने यहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम किया था, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग। और तीसरे में कुंभक, जब सांस को अंदर और बाहर हमने रोक कर रखा। चौथा जब कपाल भाती किया, स्लो। और 5वां कपाल भाती फास्ट। छठे में 4 टुकड़ों में नाक से सांस अंदर लिया, 2 बार मुंह से बाहर निकाला। और 7वीं टेक्निक के जिसमें हमने सलाइवा को अंदर उतारा। ये 7 ब्रीथिंग टेक्निक्स टोटल 8 मिनट की है। सभी टेक्निक 1-1 मिनट की थी, मगर सिर्फ जो बीच में सांस रोकने वाली टेक्निक हमने की वो 2 मिनट की थी, यानी कि टोटल 8 मिनट का ब्रीथिंग यहाँ पर हम कर चुके हैं। अब ये जो 8 मिनट का ब्रीथिंग है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम बॉडी स्ट्रेचेस कहते हैं, यानी कि अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को हमें स्ट्रेच करवाना है। मसल्स पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मगर वो हम यहाँ पर कल सीखेंगे, टुमारो। ये जो मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ 2.5 मिनट की प्रोसेस होगी। 2.5 मिनट के बॉडी के स्ट्रेचेस हैं। वो 2.5 मिनट की प्रोसेस अगर आपने रेगुलर करना शुरू कर दिया, जिन लोगों को जॉइंट के प्रॉब्लम्स रहते हैं या फिर जिनको कभी कभार कुछ काम की वजह से शोल्डर के इश्यूज या यहाँ पर गर्दन के पोर्शन में थोड़ा सा दर्द या स्पाज़म आ जाता है, या फिर जिनको पूरा दिन बैठे रहने का काम है, उस वजह से लोअर बैक में थोड़ा सा दर्द या तकलीफ आ जाती है, उन सभी के लिए वो इतनी पावरफुल प्रोसेस है कि अगर वो 2.5 मिनट का स्ट्रेच आप हर सुबह करो और ऑफिस में अगर एक बार करो, तो आप देखेंगे कि वो लोअर बैक से लेकर जितने भी बॉडी के इश्यूज आप फेस कर रहे थे, वो सब कुछ ठीक होना, सॉल्व होना शुरू हो जाएगा सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर। ओनली 2.5 मिनट्स। ऑलराइट, थिंक अबाउट इट कि ये कितने फ़ायदे कारक हो सकता है। बिकॉज आपको भी पता है कि जिनको पूरा दिन बैठे रहने का काम है, उनको लोअर बैक को लेकर कितने इश्यूज कभी कभार बढ़ जाते हैं और फिर वो बेल्ट पहनने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम उसे ध्यान में रखें, ये टेक्निक को रेगुलर प्रैक्टिस करें। वैसे क्या आप लोगों को पता है, हमारा बॉडी 150 से 200 साल जीने के लिए बना है। दिस इज रियली लिटिल शॉकिंग टू नो। सुनना ही ऐसा लग रहा है कि ये कैसे। लेकिन एक बात बताओ, आपने कभी देखा किसी को घुटने के दर्द की वजह से वो मर गया हो? कभी ऐसा देखा कि किसी को बैक प्रॉब्लम हो गया और बैक एक की वजह से वो मर गया हो? कभी आपने ऐसा देखा किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया और उस वजह से वो मर गया हो? कभी आपने ऐसा देखा कि किसी को पिंपल हो गया, इस वजह से वो गुजर गया? मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हम इंसान कोई भी आउटर प्रॉब्लम की वजह से नहीं मरते हैं। वी डाई बिकॉज हमारे बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उसकी फंक्शनैलिटी बंद हो जाती है। एग्जाम्पल, हार्ट का बंद होना, लंग्स का बंद होना, किडनी का बंद होना, लीवर या डाइजेशन में प्रॉब्लम आना वगैरह। जब बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तभी हम मरते हैं। अब बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसकी मैं आपको एक खासियत बताता हूं। आपने सुना होगा कि हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। अब एक इंसान 80 साल जिया, उसने अपने हार्ट को डोनेट किया है। अब वो हार्ट एक 20 साल के बच्चे के अंदर डाला गया और उसके बाद वो बच्चा और 50 साल तक जी लिया। मतलब तो ये हुआ कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स 100-150 साल आराम से जी सकते हैं, वरना ये ऑर्गन डोनेशन वाला कंसेप्ट होता ही नहीं। थिंक अबाउट इट कि मैं क्या कह रहा हूं। अब दोस्तों,
समझने वाली बात यह है कि अगर यह ऑर्गन्स बने हैं 100-150 साल जीने के लिए, फिर क्यों वो बिगड़ जाते हैं? हम ऐसा तो क्या करते हैं कि वो बिगड़ जाते हैं? क्योंकि वैसे तो हम आराम से 100 साल जी सकते हैं, लेकिन क्यों 50-60 साल की उम्र पे अंदर के सिस्टम को बिगाड़ के रख देते हैं? दैट इज बिकॉज कभी उसे कोई एक्सरसाइज ही नहीं देते हैं, उसका ख्याल ही नहीं रखते हैं। आउटर बॉडी के लिए तो आपके पास बहुत एक्सरसाइजेस है, मगर अंदर के ऑर्गन्स के लिए हमारे पास कोई एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है। आप ये जो ब्रीथिंग टेक्निक कर रहे थे, वो सारी ब्रीथिंग टेक्निक से डिजाइन की गई है कि आपके वो अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी को बेहतर रखें। मगर मैं जानता हूं कि ये सारी बातें जब मैं लोगों को बताता हूं कि आपको इसे प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली अपनाना है, लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। लोग 2-4 दिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। बिकॉज हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब भी बाहर कुछ होगा तो उसके लिए हम तुरंत एक्शन लेंगे। मतलब कि एक पिंपल तक हो गया, दुनिया भर की दवाइयां, दुनिया भर के कॉस्मेटिक लगा देंगे, मगर अंदर कुछ होगा तो उस पर ध्यान ही नहीं है, उस पर कभी फोकस ही नहीं है। और ज्यादातर समय अंदर अगर कुछ बिगड़ेगा तो पता भी नहीं चलता है कि वो बिगड़ा है। बिकॉज एक चीज हम रेगुलरली करनी चाहिए, और वो है कि 6 महीने में एक बार रेगुलर मेडिकल चेकअप, रिपोर्ट्स अंदर की सिस्टम के। बट इंडिया में अपने वहाँ हमें बहुत कम लोगों को आदत भी है कि रेगुलर बेसिस पर हम कोई बॉडी चेकअप करवा भी सके, और इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यारो कि जब आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है तो आप कहाँ जाएंगे? शोरूम में या गैरेज में? शोरूम में। जब वो गाड़ी बिगड़ जाता है तब आप कहाँ जाएंगे? गैरेज में। लेकिन क्या अभी तक कोई भी ऐसा गैरेज बना है जो इतना पावरफुल हो कि उस गाड़ी को शोरूम वाली कंडीशन में वापस ला सके? संभव नहीं है। इसीलिए इंटेलिजेंस उसी में है कि शोरूम वाली कंडीशन को बिगाड़ना ही नहीं है। समझाता हूं। उधर से जब आए थे तब शोरूम वाली कंडीशन में आए थे, इसका ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए उसको गैरेज में लेकर जाना पड़ता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में। आज दिन तक अभी तक कोई ऐसा गैरेज नहीं बना है जो इतना पावरफुल हो कि वो शोरूम वाली कंडीशन वापस दे सकता है। तो बेहतर होगा कि शोरूम वाली कंडीशन को मेंटेन्ड रखो, और जो सिर्फ ये 8 मिनट की ब्रीथिंग के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक बार गैरेज में चले गए उसके बाद कितने लंबे चौड़े बिल आते हैं। यू नो व्हाट, इंडिया में सबसे बड़ा कारण बैंकरप्सी का क्या है? मतलब कि जब हम कहते हैं ना कि कोई डूब गया पैसों के मामले में, मतलब वो खत्म हो गया, तो सबसे बड़ा कारण बैंकरप्सी का क्या है? कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई किसी ने ज़्यादा लोन ले ली इसलिए वो डूब गया। कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई किसी का अर्थक्वेक में घर गिर गया इसीलिए वो डूब गया। नहीं, हाँ ये सारे कारण तो है, बट इंडिया में सबसे बड़ा परसेंटेज पैसों के मामले में जब कोई इंसान डूब जाता है, खत्म हो जाता है, the highest is 42%, and the 42% is only one thing, and that is medical expenses. एक बार कोई मेजर बीमारी या तकलीफ और उसके पीछे के मेडिकल खर्च अगर शुरू होते हैं आपको या फैमिली में किसी को भी, तो उसमें मैक्सिमम लोग फाइनेंशियली खत्म हो जाते हैं। यू आर नॉट अवेयर, अभी शायद आपको मालूम नहीं है कि आपने जो यहां सीखा है उसकी वैल्यू करोड़ों में है। बिकॉज मैंने इस फील्ड में रहते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए जब 21 साल निकाले हैं, आई नो लोगों के मैंने मेडिकल के बिल देखे हैं। आई नो
कि कितने लाख कितने करोड़ कभी अंदर चले जाते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो ही जाएंगे या वो कंडीशन आपको वापस मिलेगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि उसे बिगाड़ना ही क्यों है। आज से ये एक एक मिनट की टेक्निक्स है, शुरू कीजिए। अपने आप को कन्विंस कीजिए कि मुझे उसे प्रायोरिटी देना है, मैं उसके लिए वक्त निकालूंगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज अगर हेल्थ नहीं है तो लाइफ में जो भी कमाया है अपने लिए नहीं कमाया है, परिवार के लिए नहीं कमाया है, जो कमाया है सब कुछ हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के लिए कमाया है। और अगर अपनी लाइफ की कमाई को खुद एंजॉय करना चाहते हो और परिवार को उसका आनंद देना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, ऑलराइट? अदरवाइज कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। स्नैफ, हम यहाँ पर आज के दिन के लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जो जानना था जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, वो है यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ, यानी कि कुदरत के कुछ नियम हैं जिस नियमों को हमें जानना है और समझना है। कल मैंने आपको 4 नियमों को यहाँ पर बताया था, आज मैं आपको कुछ 3 नियम बताने के लिए जा रहा हूँ। मगर एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ आज भी कहना चाहूँगा, भगवान जो है वह इंसान से हमेशा एक बात कहना चाहते हैं। भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। भगवान इंसान से कहते हैं तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो फिर तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। वैसे कुछ लोग ताली बजाने में भी कंजूसाई कर रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहूँगा कि हम एक और बार ये म्यूज़िक बजाएंगे। आप अपने लेफ्ट और राइट में जो भी लोग हैं उनकी ताली बजाकर बहुत मदद कर सकते हैं। आपको पता है, जो लोग सो रहे हैं, एनर्जी लेस है, जो रिक्लाइनर सीट में जा चुके हैं, उन सभी की आप बहुत मदद कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कैन वी हैव दैट म्यूजिक अगेन? इट इज सो अमेजिंग कि जब आपका बॉडी एक्टिव होगा आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और इस वजह से जब भी आपको नींद आए तब अपने बॉडी को एक्टिव करो, ऑटोमेटिकली वो नींद उड़ जाती है, राइट? तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉस को जानेंगे। दोस्तों, आज के दिन का सबसे पहला लॉ जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, एंड दैट इज एवरी पेन एंड सफरिंग इज रिडेम्पशन ऑफ कार्मिक डेब्ट्स। हमारी जिंदगी में जो दुख और तकलीफों का हम सामना करते हैं वो और कुछ भी नहीं मगर जाने अनजाने में हमने जो बुरे कर्म किए थे, सिर्फ वो उसी का नतीजा है जो हमें मिल रहा है। दोस्तों, यहां पर लैपटॉप पर विपुल बैठे हैं। विपुल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन मैं विपुल के पास जाकर उन्हें 10,000 रुपये दिया, कहते हुए कि विपुल आप ये संभाल के रखो, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं लेकर जाऊंगा। अब इस किस्से के 2 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और याददाश्त चली गई। अब मुझे याद नहीं है कि मेरा पैसा विपुल के पास है, मगर विपुल को याद है। तो कुछ दिनों के बाद जब विपुल ने देखा कि मैं काफ़ी तकलीफ में हूँ तो मेरे पास आकर मुझे वो 10,000 रुपये दे रहे हैं। मैं कहता हूँ, भाई साहब आप कौन हैं, मैं आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ? अब उनको पता है कि वो मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से वो कहते हैं कि देखो भाई, अभी आप तकलीफ में हो, अपना समझ के रखो, कभी ठीक लगे तब लौटाना, लेकिन अभी तो रखो। मैं सोच रहा हूँ, हाँ यार, दुनिया में ऐसे लोग होने चाहिए जो एक दूसरे की मदद करे, सपोर्ट करे, हेल्प करे। अब मान लो मैंने विपुल को 10,000 दिए थे, उसके 2 दिन के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी याददाश्त चली गई। अब मुझे याद है मेरा पैसा उनके पास है, मगर उनको याद नहीं है। तो मैं जब उनके पास गया, विपुल यार मैंने तुझे वो 10,000 दिए थे, जरा वापस देना। भाई साहब आप कौन है, कौन से 10,000? अब मैं उनको याद करवाने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, मगर उन्हें याद नहीं आ रहा। अब जैसे ही मुझे मौका मिला,
तो मैंने उनकी बैग से वो 10,000 निकाले और मैं लेकर चले गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरा पैसा है, मैं ज़रूर ले सकता हूँ। और लेकिन जब विपुल को पता चला कि उनकी बैग से 10,000 रुपये कम हुए हैं, वो सोच रहे अरे दुनिया में कैसे लोग हैं, बुरा काम करते हैं, चोरी करते हैं। पहली परिस्थिति में मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने ज़्यादा दिया, दूसरी परिस्थिति में विपुल को ऐसा लगा कि उससे किसी ने ज़्यादा लिया। मगर आपको पता है कि ना किसी ने ज़्यादा लिया, ना किसी से ज़्यादा लिया गया या दिया गया, ये सिर्फ एक हिसाब जो बाकी था वो क्लियर हुआ, एक अकाउंट जो बाकी था वो क्लियर हुआ है और कुछ भी नहीं है। मगर सच तो ये है, एक्सीडेंट होना और याददाश्त खोना और कुछ भी नहीं है, मगर मृत्यु होना और नया जन्म होना। जब हम नए जन्म में आते हैं, पिछले जन्म की यादों को भुला देते हैं, वो हमें याद नहीं है, उसे हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से कितने हिसाब कितनों के साथ बाकी थे वो हमें याद नहीं है, मगर वो उसे याद है, और वो वक्त के साथ वो सारे हिसाब वन बाय वन क्लियर करवाते हैं। सो इट इज़ सो अमेजिंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी से आपको ज़्यादा मिल गया या किसी ने ज़्यादा ले लिया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ कोई अकाउंट जो अपना बाकी था ना, सिर्फ वो क्लियर हुआ है। डोंट वरी, ना ज़्यादा लिया गया है, ना ज़्यादा दिया गया है। वैसे इसी कंसेप्ट को एक और अलग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसके पिता ने पहले काउंटर पर 500 रुपये दिए, रिटर्न में उनको एक कागज़ का टुकड़ा मिला, एक कूपन मिला। वो दूसरे काउंटर पे जाके वो कूपन देते हैं और रिटर्न में उन्हें पाव भाजी, पिज्ज़ा, खाने की काफ़ी वस्तुएं मिलती हैं। अब वो छोटा सा बच्चा जो देख रहा है सोचता है कि वो पहले वाले अंकल कितने बुरे हैं, इतना ज़्यादा पैसा ले लिया, कुछ भी नहीं दिया, और ये दूसरे वाले अंकल कितने अच्छे हैं, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा लिया और रिटर्न में पिज्ज़ा दिया, पाव भाजी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया। अब वो छोटा सा बच्चा नहीं समझ पा रहा कि क्या हुआ, लेकिन उसके फादर को पता है कि जो हुआ वो बराबर हुआ है, बस कुछ उसी तरीके से। कभी कभार वो बच्चा नहीं समझ पाता कि क्या हुआ, लेकिन उसके फादर को पता है कि जो हुआ है वो बराबर हुआ है। और इस वजह से कभी हमें हैरान तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज सच तो ये है दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी के जो भी हिसाब बाकी है, जो अकाउंट्स क्लियर करवाने हैं, वो सब वो जानते हैं। हमने जाने अनजाने में कभी भी अगर कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसके नतीजे तो हमें मिल रहे हैं, और अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके भी नतीजे में मिल रहे हैं। जो भी हमारे अकाउंट्स हैं वो 100% ऑडिट में लिए जाते हैं। सी, I'll put it in a different way now. अगर आपने 15 अच्छे कर्म किए हैं और आपने 5 बुरे कर्म किए हैं, आप मुझे बताओ आपको लाइफ में रिजल्ट कैसे मिलने चाहिए, अच्छे या बुरे? क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं। आपने 15 अच्छे कर्म किए हैं, 5 बुरे कर्म किए हैं, तो आपको जिंदगी में नतीजे कैसे मिलने चाहिए, अच्छे या बुरे? जनरल केस में हम इंसानों की कैसी गिनती है आपको पता है? 15 - 5 +10। बोले अभी भी मेरा अकाउंट तो पॉजिटिव में है, तो मुझे अच्छे ही नतीजे मिलने चाहिए। और इसी सोच में ज्यादातर लोग बोले अभी कमा लेता हूं, अभी थोड़ा चीट कर लूंगा, फ्रॉड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में गंगा जी है। बोले गंगा में जाकर स्नान कर लेंगे, सब पाप
समझने की कोशिश कीजिए यारो कि सच ये है कि अगर आपने 15 अच्छे कर्म किए तो गुड न्यूज ये है कि कोई भी बुरे कर्मों की वजह से वो 15 कर्म कम नहीं होने वाले हैं। 15 के 15 अच्छे नतीजे आपको आपकी जिंदगी में मिलेंगे। मगर एक बैड न्यूज भी है, अगर हमने 5 बुरे कर्म किए हैं तो 5 के 5 हमें बुरे नतीजे भी मिलेंगे। इट इज नॉट कि गंगा में जाके स्नान कर लिया तो वो खत्म हो जाएंगे, नहीं। देखो, गंगा जी में स्नान करना एक अच्छा कर्म है जो आपने बांधा, उससे एक और अच्छा नतीजा मिलेगा, लेकिन उससे जो बुरा है वो खत्म नहीं होने वाला है। या फिर आपने लेट्स से गरीबों को खाना खिलाया, वो बहुत ही अच्छा कर्म है, लेकिन उस वजह से ये नहीं होगा कि जो बुरे कर्म है वो खत्म हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं यारो कि अच्छे कर्म के अच्छे नतीजे मिलेंगे, बुरे कर्म के बुरे नतीजे मिलेंगे, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। तो इस वजह से अभी तक जाने अनजाने में जो बुरे कर्म हुए हैं उसके नतीजे तो हमारी जिंदगी में मिलेंगे, लेकिन आज से कॉन्शियस लेवल पर हम कोशिश करें कि एटलीस्ट जान कर कोई बुरे कर्म ना करें, कि जिससे उसके कोई हिसाब हमें ना चुकाने पड़े। फ्रेंड्स, यहां पर जब आप एक लोन अप्लाई करते हैं और वो 10 लाख का लोन आपको मिल जाए तब हम बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह मेरा काम हो गया। मगर जिस दिन आप वो लोन को चुकाते हैं तब आप और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई मुझ पर जो बोझ था वो हट गया, कम हो गया। बस कुछ उसी तरीके से मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो तब तो आपको खुश होना है, लेकिन जब कुछ बुरा हो तब ज्यादा खुश होना है कि जो हमारे बुरे कर्म थे इस बुरे नतीजे के द्वारा हमने चुका दिया, अपने ऊपर जो बोझ था बुरे कर्म का वो हट गया। और इस वजह से अगर इस रिडम्पशन के कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ की कोई भी तकलीफ या प्रॉब्लम में आप परेशान नहीं होने वाले। चलो मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को मिलने को गए, उस आदमी ने आपको 1 घंटे तक बिठा के रखा, वेट करवाया, और इसको लेकर आप परेशान कि यार मुझे इतना क्यों वेट करना पड़ा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सोचना है कभी मैंने किसी को वेट करवाया होगा, आज मैंने चुका दिया। फॉर एग्जाम्पल, कभी बस में ट्रेन में ट्रैवल किया, बैठने को जगह नहीं मिला, खड़े खड़े पूरा जर्नी किया, पैर दर्द करने लगे और परेशान, यार मुझे बैठने को क्यों नहीं मिला। बट यारो, जाने अनजाने में कभी हमारी वजह से कोई खड़ा रहा होगा। ऐसा तो कितनी बार हुआ होगा कि हम सीनियर सिटीजन की सीट पर बैठ चुके होंगे, फीमेल्स की सीट पर बैठे होंगे और हमको पता भी नहीं है। एंड दैट्स वेयर कभी मेरी वजह से कोई खड़ा होगा, आज मैंने चुका दिया। या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अपना कोई 2 पैसा ज्यादा लेकर गया, तो भी तो हम सोच सकते हैं कि भाई जाने अनजाने में किसी का 2 पैसा मैंने ज्यादा लिया होगा, आज मैंने चुका दिया। अगर इस रिडम्पशन के कंसेप्ट को आप समझ ले तो लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर आप परेशान नहीं होंगे, हार या लॉस को लेकर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। और जब इंसान रिडम्पशन करते रहता है उसके बाद वो पोटेंशियल खड़ा करता है प्रोग्रेस का, क्योंकि जब आपके लाइफ के सभी बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक ही ऑप्शन बाकी है और वो है प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है, जितने लोगों ने रिडम्पशन किया है उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी किया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है मीराबाई। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कितने दुख तकलीफों का सामना किया, लेकिन अंत में क्या मिला वो भी हम जानते हैं। या फिर ऐसी ही कहानी अगर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध। बुद्ध के बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया था सत्य की खोज में। आज का इंसान सत्य को छोड़ रहा है महल की खोज में। मगर जब बुद्ध ने अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, काफी समय दुख तकलीफ में भी बिताया था, बट उसके बाद क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। वैसे बुद्ध की जब बात आई है तो एक एग्जाम्पल मैं देते हुए अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। यारो, कल हम लोग याद है बात कर रहे थे कि सामने वाले के साथ उल्टा करना है।
नफरत के सामने नफरत नहीं रखनी है। बस कुछ वैसा ही एग्जाम्पल यहां पर देना चाहूंगा। एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ मेडिटेशन कर रहे थे। एक इंसान आते हैं, बुद्ध को एहसास हुआ कि कोई आया है, वो आंखें खोलते हैं। वो इंसान जो सामने खड़े हैं वो बुद्ध के चेहरे पर थूकते हैं। वो बुद्ध के चेहरे पर थूकते हैं। बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ का जो पत्ता साइड पर गिरा हुआ था उसे उठाते हैं, पोंछते हैं, कहते हैं आप और भी कुछ कहना चाहेंगे? वो इंसान जवाब देते हैं, आपको ऐसा लगा मैंने कुछ कहा आपसे? बोले हाँ। आपके अंदर मेरे प्रति जो भावना थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था और इसलिए आपने एक व्यवहार के द्वारा बयां किया। आप और भी कुछ कहना चाहेंगे? वो इंसान कुछ समझ नहीं पाया, वहां से चले गया। दूसरे दिन वो वापस आया, बुद्ध के पैरों में गिर गया, कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे क्षमा कीजिए। बोले मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, मुझे पता चल चुका है कि आप कौन हैं, ऐसी गलती मैं वापस कभी नहीं दोहराऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं, तो कैसे मैं तुम्हें माफ करूं? यह संभव ही नहीं है। अभी तक तो हमने आध्यात्मिकता में सीखा था अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, यानी कि बिना कोई शर्त माफी देना। क्या यारो एक ऐसे लेवल पर भी जीना संभव है जहां पर माफी देने की भी आवश्यकता ना हो, कि जहां हम इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए कि बाहर से परिस्थितियों के द्वारा तो लोगों के द्वारा जो स्टिमुलस हमारी ओर आ रहे हैं, मतलब कि जो परिस्थितियां अपनी ओर आ रही है, उसमें हम इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि वहाँ पर कोई है ही नहीं कि जो उसे अपने ऊपर ले कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कि जो आया वो दूसरे साइड बाहर निकल गया। यहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई ईगो ही नहीं जो नाराज हो, जो नफरत इकट्ठा करे। ये ना जो मैं कह रहा हूँ वो करना सुनने जितना तो आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। हम यहां पर बात कर रहे थे रिडम्पशन की। ऐसी ही कुछ कहानी है संत ज्ञानेश्वर की। तो दोस्तों एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, मगर अब ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब कि वो अपनी जनरेशन के साथ और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है जिनको हम सभी जानते हैं। जैसे बॉलीवुड में एक नाम हम सभी सुन चुके हैं, एंड दैट इज अमिताभ बच्चन। आज इनकी रिस्पेक्ट कुछ अलग है इंडस्ट्री में। वैसे अमिताभ जी को लेकर शायद आपको याद होगा कि उनकी शुरुआत की ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई थी। उन्होंने जब ऑल इंडिया रेडियो में अपनी आवाज़ दी थी उस समय भी उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था जो वो चाहते थे, मगर उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी हार का सामना किया, रिडम्पशन होते गया और उसके बाद एक बार वो सक्सेसफुल हुए, उसके बाद उनकी फिल्में कितनी चली, वो कितने बड़े स्टार बन गए, वो सभी जानते हैं। तब तक तो ठीक है। आपको याद होगा 1999 तो 2000 एक ऐसा पीरियड कि जब वापस उनके लाइफ में एक रिडम्पशन का वक्त आ गया था, कि जब उन्होंने काफ़ी लॉसेस किए, काफ़ी कुछ दाव पे लग गया। उस समय के उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम आपको नहीं देखना चाहते हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, बहुत हो गया। एंड उन्होंने हार नहीं मानी, वो रिडम्पशन करते गए। जितनी वो हार का सामना करना था उन्होंने किया। और उसके बाद 2002-2003 जब मोहब्बतें मूवी रिलीज हुआ, जब केबीसी से उन्होंने कम बैक किया, यारो शायद आपको याद होगा उनको काफ़ी बरस लगे थे एक स्टार बनने में, मगर एक सुपरस्टार शायद वो 1 या 2 साल के अंदर बन गए।
पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एंड आज उनकी जो वैल्यू है, आज उनका जो रिस्पेक्ट है, वो कुछ अलग है। मगर मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब भी आप हारते हैं ज़िंदगी में, जब भी आप लॉसेस करते हैं, तब रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपकी लाइफ का रिडम्पशन का पीरियड चल रहा है। जो लोन लिए हुए थे उसको चुकाने का पीरियड चल रहा है, और जब अपने ऊपर से बोझ कम हो रहा है तो वो तो और भी अच्छी बात है, कर दीजिए। क्योंकि जितना बोझ हटेगा बुरे कर्मों का, उतना पोटेंशियल क्रिएट करेंगे और भी ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। तो इसे हमेशा याद रखिएगा, रिडम्पशन के कंसेप्ट को। आगे बढ़ते हैं आज के दिन के एक दूसरे लॉ की ओर, एंड दैट इज एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, और वो है कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। हमारी जिंदगी के 80% प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं अगर इस एक शब्द से हम ऊपर उठ जाएं। आज लोगों को अपने दुख में इतना दुख नहीं है जितना दुख किसी और के सुख में है। लोगों को प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास सेंट्रो है, प्रॉब्लम ये है बाजू वाले के पास होंडा सिटी है। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली हम जितने मॉडर्न शहर में, जितने बड़े शहर में रहते हैं, उतना कंपैरिजन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। अगर कोई आदमी गांव में रहता है और गांव में रहते हुए महीने का 5-10 हज़ार रुपया भी कमा लेता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि वो पूरे गांव का राजा है। बट जब आप एक बड़े शहर में हैं तो फर्क ये पड़ जाता है कि जब आप 15,000 कमाते हैं तो वो कम लगता है, क्योंकि अपने घर पे कोई दूसरा बंदा है जो महीने का 50,000 कमा रहा है। जिस दिन हम 50,000 कमाते हैं तभी भी कम लगता है, क्योंकि पड़ोसी महीने का 2 लाख कमा रहा है। जिस दिन 2 लाख कमाते हैं उस दिन भी कम लगता है, क्योंकि अपने बिल्डिंग में ही कोई होगा जो महीने का 5 लाख कमा रहा है। जिस दिन 5 लाख कमा लेंगे उस दिन भी कम लगेगा, क्योंकि वो बड़े शहर में ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो महीने के 25-50 लाख कमाते होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि जितनी मॉडर्नाइज दुनिया में आप रहोगे उतना कंपैरिजन बढ़ेगा। एंड थैंक्स टू फेसबुक, ये कंपैरिजन हमारी जिंदगी में और बढ़ रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज जैसे ही कोई एक नया आईफोन लेता है, स्टेटस अपलोड फोटोग्राफ के साथ, और वो हमें तकलीफ देता है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है। या फिर जब कोई दुबई घूमने के लिए गया फैमिली के साथ, फोटोग्राफ अपलोड, उसको देखकर वाइफ भी जिद करती है मेरे को भी दुबई जाना है। सी द प्रॉब्लम इज कि ये सोशल मीडिया की वजह से भी हमारी जिंदगी में कंपैरिजन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना कि दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है। और मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड जो है वो भी इतना बढ़ चुका है कि जहां पर कंपैरिजन और भी बढ़ती जा रही है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं ये सारी बातों के द्वारा कि फ्रेंड्स, हमें एक्चुअली कंपैरिजन से बाहर निकलना चाहिए, वरना हम अपनी जिंदगी को लेकर कभी खुश नहीं रह सकते। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज से पहले तो उस चीज़ों पर फोकस कीजिए जो हमारे पास है मगर वो सबके पास नहीं है। दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग होंगे कि जो ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं उसे जीने का सिर्फ सपना देख सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। सो दैट्स वेयर, इस एहसास के साथ हम अपनी लाइफ में एक्चुअली बहुत खुश रह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ इसके साथ कहना चाहूँगा, आपको सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है, आपको लता मंगेशकर नहीं बनना है, आपको अंबानी नहीं बनना है। अगर आप ऐसा कोई भी गोल रखेंगे तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे। क्योंकि क्या आप मानते हैं दुनिया में जो चीज़ जितनी लेट बनी उतनी पावरफुल बनी है? फॉर एग्जाम्पल, पेंटियम 2 के बाद पेंटियम 3 बना, पेंटियम 3 वॉज मोर पावरफुल। पेंटियम 3 के बाद पेंटियम 4 बना था, पेंटियम 4 वॉज मोर पावरफुल।
कोई भी चीजें जितनी लेट बनी है उतनी ज्यादा पावरफुल बनी है। एग्जाम्पल, एक कैमरा, एक ज़माने में आपको पता है कि कैमरा टेक्नोलॉजी में वो आपको रोल लगाना पड़ता था, एंड टुडे वी कैन ईजिली क्लिक अनलिमिटेड फोटोज, एंड वो उस ज़माने के जो कैमराज थे उससे बेहतर कैमराज आज अपने मोबाइल फ़ोन में आ चुके हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो चीज़ जितनी लेट बनी है उतनी ज़्यादा पावरफुल बनी है। अगर ये समझ आ रहा है तो हमें सचिन तेंदुलकर क्यों बनना है, हमें अंबानी क्यों बनना है? क्योंकि हम उनके बाद इस दुनिया में आए हैं। वी आर अ अपग्रेडेड वर्जन। वी आर मोर पावरफुल। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब सचिन क्रिकेट छोड़े थे तब इंडिया के लिए बहुत बड़ा सवाल था कि उनकी जगह क्या दुनिया में कोई ले पाएगा, या फिर ये कहूँ कि जब वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पोजीशन को छोड़ा था या जब उन्हें मौका नहीं दिया गया उसके बाद, तभी भी एक सवाल था कि क्या उनकी तरह कोई फास्ट खेल पाएगा। बट डोंट यू थिंक सो कि एक प्लेयर इंडिया के पास ऐसा आ चुका है जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के जी रहा है, और कभी किसी को ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा कोई खेल भी पाएगा। एक ऐसा प्लेयर जो शायद जिस लेवल की कंसिस्टेंसी पे खेल रहा है और कंसिस्टेंसी के साथ जो स्पीड पे खेल रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन इंडियन क्रिकेट टीम में इससे पहले कभी नहीं पाए गए थे। और जो उसका फिटनेस लेवल है, बॉडी का जो एनर्जी, जो स्ट्रेंथ है, अब जो लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर आ रही है, दैट्स समथिंग सो अमेजिंग। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एवरीबडी इज अवेयर विद दैट प्लेयर whom I'm talking about, बट what I'm talking about is guys कि जो जितना लेट बना है उतना ज़्यादा पावरफुल बना है। So what I'm making you understand is कि आपको भी अपनी काबिलियत को जानना है। आपको सचिन नहीं बनना है, अंबानी नहीं बनना है, आप उससे ज़्यादा पावरफुल है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है, मैं फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर जो है 40 और 50 साल की उम्र के, आप अपनी लाइफ में जो 18 साल की उम्र पे समझते थे, मैं वही चीज 14 साल की उम्र पे समझने लगा था। मेरे बाद की जो जनरेशन है वही चीज 11 साल की उम्र पे वो लोग समझ रहे हैं। आप 40 या 50 साल की उम्र पे अपने मोबाइल फोन को जिस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, अपने 7 साल के बच्चे को दीजिए, उससे बेहतर इस्तेमाल करके आपको दिखाएगा। आप 3 साल के बच्चे को अपना मोबाइल फोन दे दो, उसको अनलॉक करके कैंडी क्रश चालू करना उसको आता है, और अभी तक, आज दिन तक हमें नहीं समझ आता। सीधा वो होम बटन दबा देते हैं जब कुछ भी ना समझ आए, वरना बेस्ट सॉल्यूशन पीछे से बैटरी निकाल देने का। अब तो वो भी नहीं होता है बिकॉज रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन नहीं है। उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जब आप आए थे वहां से, शोरूम से, तब मोबाइल टेक्नोलॉजी बना नहीं था, तो आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं गया है। और जो पिछले 10-15 साल में आए, वो ऐसे लोग हैं जो वो टेक्नोलॉजी बन चुकी थी उसके बाद आए, तो जब वो आए तो वो अपग्रेडेड वर्जन्स के साथ आए। उनके ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट थे, एंड इस वजह से इट इज सो इजी फॉर देम टू मैनेज थिंग्स। आज की तारीख में इधर कितने लोग होंगे जिनको अगर आप बटन के बिना का, कीपैड के बिना का फोन दे दो, उनको स्क्रीन के ऊपर कैसे काम करना आता ही नहीं है, और आप उस बच्चे को कीपैड वाला फोन दे दो, उसको नहीं आता क्या करना, उसको टच स्क्रीन ही आता है। सी देयर इज अ डिफरेंस,
जो चीज़ इतनी लेट बनी है, जब उतनी पावरफुल बनी है, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि अपनी काबिलियत को जानिए। आपको सचिन या अंबानी नहीं बनना है। एंड उससे भी बढ़कर फॉर एग्जाम्पल, जब आपको पता चला कि भाई स्नेह देसाई बोलकर कोई यहाँ पर आने वाले हैं, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कुछ 1000 से 1200 लोग इस जगह पर आज मौजूद हैं। अगर हमें पता चलता कि यहाँ पर शाहरुख खान आने वाले हैं, अमिताभ बच्चन आने वाले हैं, तो 1000 नहीं 10,000 होते, शायद 1 लाख होते, लंबी लाइन लगी होती। और उस लाइन में जाकर मैं किसी से पूछूं, भाई कहां जा रहे, क्यों जा रहे? सर अमिताभ बच्चन आए हैं, देखने जा रहा हूं। बस यही तो प्रॉब्लम है। हम पूरी जिंदगी ऑडियंस बन के ही रहना चाहते हैं, देखते ही रहना चाहते हैं। और मुझे लोगों को सिखाना पड़ता है, देखने मत जाओ, बन कर दिखाओ। जब लोग मेरे पास आते हैं कहते हुए, सर आपका ऑटोग्राफ, मुझे उन लोगों को समझाना पड़ता है कि अगर आपको ऑटोग्राफ लेने की आदत हो गई तो आप ऑटोग्राफ देना कभी नहीं सीख पाएंगे। तो किसी का ऑटोग्राफ लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। गाइज, अपनी काबिलियत को जाने। यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। मगर उस काबिलियत का एहसास करने के लिए सबसे पहले तो आपको दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसको देखना बंद करना पड़ेगा, और अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उस पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक हमें उसमें इंटरेस्ट है कि पड़ोसी कौन सी गाड़ी लेकर आई, पड़ोसी के बेटे के कितने परसेंटेज आए, तब तक हम कभी भी अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया के द्वारा हमारा ज़्यादातर फोकस दूसरों पर चले गया है। जब लोग आज मुझसे कहते हैं कि स्नेह, हमारी ज़िंदगी का सच्चा रास्ता या पर्पस क्या है हमें पता नहीं है, तब मैं काफ़ी बार ये एग्जाम्पल देता हूँ कि आप पहली बार आपके घर पे जब डिश टीवी लगा, तब उसका रिमोट जो आपके हाथ में आया, उसको ऑपरेट करना आसान नहीं था। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिमोट। कैसे सीखा आपने? जब पहली बार व्हाट्सएप आपने यूज किया, उसका कोई ट्रेनिंग लेने को गए थे? कैसे सीखा आपने? जब पहली बार फेसबुक पर अकाउंट बनाया तो उसके लिए कोई ट्यूशन क्लास में गए थे? कैसे सीखा आपने? इस सभी का सिंपल आंसर ये है कि आपने उसे वक्त दिया, और वक्त देने के साथ साथ ट्रायल एरर से सीख लिया। बस वही मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने आप को वक्त दो। अगर अपने आप को वक्त दे पाओगे तो ही अपने आप को जान पाओगे, और अगर अपने आप को जानोगे तो ही दूसरों के साथ और दुनिया के साथ तुलना करना बंद करोगे। अपने आप को वक्त देने के लिए मैं कल ऑलरेडी बता चुका था, दिन में ज़्यादा ना सही 15 से 20 मिनट मेडिटेशन शुरू करो। तब जाकर आप अपने आप के पास रह पाएंगे, अपने साथ रह पाएंगे। अदरवाइज हमारी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। उसने ये बोला, उसने ये किया, उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, बस उसी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ। हर दिन 15 से 20 मिनट। फ्रेंड्स, बिफोर वी कैन मूव ऑन, हम जो बातें कर रहे थे उसी पर मैं आपको कुछ चाहता हूं कि आप सुने, बट फॉर दैट मैं चाहूंगा कि आप सभी खड़े हो जाएं। एवरीबडी प्लीज स्टैंड अप। और कल की तरह हम यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिक रखेंगे। उस म्यूजिक को आपको सुनना है, उसके साथ साथ आप गा सकते हैं, उसके साथ साथ आप ताली बजा सकते हैं। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप उसे सुनेंगे, उसके एक एक शब्दों को समझिएगा। आपको थोड़ी सी हंसी आ सकती है, मगर वो एक एक शब्द इतने ब्यूटीफुल है कि हम जो अभी बात कर रहे थे उसी के रेफरेंस में कुछ है जो आप यहाँ पर सुनने वाले हैं। ऑलराइट, सो मैं चाहूँगा कि सभी अपनी आंखें बंद कर ले। एवरीबडी क्लोज योर आइज। उस गाने को आप गा सकते हैं, साथ में ताली बजा सकते हैं। जस्ट एंजॉय द म्यूजिक।
परिंदों को इंसान भी आसमान पे पहुंचा। देख परिंदों को इंसान भी आसमान पे पहुंचा। होगा सब मुमकिन, बना लो अपनी सोच को ऊंचा। देख परिंदों को इंसान भी आसमान पे पहुंचा। हाँ देख परिंदों को इंसान भी आसमान पे पहुंचा। होगा सब मुमकिन, बना लो अपनी सोच को ऊंचा। जिसने सोचा जितना, पाया उसने उतना। जिसने सोचा जितना, पाया उसने उतना। फिर ना देखे हम क्यों कोई बड़ा सा सपना। अरे फिर ना देखे हम क्यों कोई बड़ा सा सपना। लाखों है सितारे, चांद की करो हसरत। लाखों है सितारे, चांद की करो हसरत। सोच में अपनी लाओ पतंग जैसी फितरत। सोच में अपनी लाओ पतंग जैसी फितरत। छोटे लक्ष्य की नाकामी से होता सर भी नीचा। छोटे लक्ष्य की नाकामी से होता सर भी नीचा। होगा सब मुमकिन, बना लो अपनी सोच को ऊंचा। देखो लौ दिए की ऊपर ही है जाती। देखो लौ दिए की ऊपर ही है जाती। कोयल को भी सुन लो पंचम सुर में गाती। कोयल को भी सुन लो पंचम सुर में गाती। सोचे जो भी छोटा, कम ही कम वो पाए। सोचे जो भी छोटा, कम ही कम वो पाए। खुशियाँ बड़ी बड़ी फिर कैसे हाथ आए। खुशियाँ बड़ी बड़ी फिर कैसे हाथ आए। बुलंद सोच से ही तो इंसान एवरेस्ट पर पहुंचा। बुलंद सोच से ही तो इंसान एवरेस्ट पर पहुंचा। होगा सब मुमकिन, बना लो अपनी सोच को ऊंचा।
अंग्रेजों से देश छुड़ाया है, सोच ने ही इंसान को चांद की धरती पर पहुंचाया है। स्टीव जॉब्स की सोच ने एप्पल का इतिहास रचाया है, अंबानी की ऊंची सोच ने जग में नाम कमाया है। जिसने सोचा ऊंचा उसने ऊंचा लक्ष्य ही पाया है। मैं हूँ ब्रह्म सोच ने इंसान को भगवान बनाया है। कितनी बड़ी है सोच खुदा की, यह ब्रह्मांड बनाया है। तू भी उसका अंश है, फिर ऐसे क्यों मुरझाया है। कुएं का मैं ढकना बन, तू दुनिया नहीं बना। छलांग मार के बाहर निकल जा, झूले आसमां, झूले आसमां, झूले आसमां। थैंक यू वेरी मच। आप बैठ सकते हैं। बट सुबह सुबह जब ऐसा सुनकर हम दिन की शुरुआत करें, वो पूरा दिन हमारे साथ रह सकता है। और जो हम कंपैरिजन की बातें कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी पर हमने कुछ सुना है, राइट। तो आज के दिन के आखिरी लॉ की ओर हम आगे बढ़ते हैं, द लास्ट लॉ ऑफ द डे, एंड दैट इज द लॉ ऑफ गिविंग। आप कहेंगे सर लॉ ऑफ रिसीविंग बताओ। But guys, this is the law of giving and then receiving. पहले देना और बाद में पाना। See, नेचर का रूल है, आप उसको एक बीज देंगे, वो रिटर्न में आपको 1000 बीज देता है। बस कुछ उसी तरीके से पहले देना और बाद में पाना। ये लॉ वैसे तो हर जगह अप्लाई होता है, मगर अपने लाइफ के 2 मेजर सब्जेक्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। एक, एंड दैट इज मनी। पैसों का इंटरनेशनल लेवल पर क्या वर्ड है? करेंसी। करेंसी शब्द पड़ा करंट शब्द के ऊपर से, और उसका मीनिंग होता है फ्लो, बहना। तो करेंसी शब्द इसलिए उसको दिया गया क्योंकि पैसों का रूल ये था कि उसको बहना है, फ्लो करना है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। कैन आई गेट अ मनी नोट प्लीज? लेट्स से कि मैं रिजर्व बैंक में से जब पहली बार ये पैसों का नोट लेकर आता हूं, तब इस कागज की वैल्यू कुछ भी नहीं है जब ये पहली बार रिजर्व बैंक से बाहर निकला है। मगर जब इस नोट को मैं यहाँ पर मौजूद अनिल भाई को दूंगा और अनिल भाई से कोई चीज़ खरीदूंगा, तब जाके इस कागज की वैल्यू होगी 500। अनिल भाई विपुल के पास जाकर 500 रुपये देकर उनसे कुछ खरीदेंगे, तब इस कागज की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1000। विपुल मेरे पास आएंगे, मुझे 1000 ये देंगे और मुझसे कुछ 500 रुपये की चीज़ खरीदेंगे, तब जाके इस कागज़ की टोटल वैल्यू 1500 होगी। लेकिन 1500 पहुंचने पर मेरे पास जब ये आई और मैं सोचूं कि यार अभी तो मार्केट में रिसेशन है, मंदा है, तो इसको मैं बचा के रख लेता हूँ, और मैंने इसे अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। अब क्या होगा पता है? हमारे जैसे समझदार लोग जब अपनी तिजोरियों में से रख लेते हैं, तब हमारी बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास इतना राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इसको छाप सकते हैं। इसको छापने का भी कुछ उनका रूल है, कुछ डिसिप्लिन है। अब जब हमारे जैसे समझदार लोग इसे तिजोरियों में रख लेते हैं, तो मार्केट में जो पैसा घूम रहा था वो बंद हो जाता है, और तब हम कहते हैं कि मंदी आ गई, रिसेशन आ गया। इंटरेस्टिंगली ये इश्यू इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ फॉरेन कंट्रीज को अगर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे यूएसए, वहाँ पर लोगों का मेंटालिटी ये है कि मंडे टू फ्राइडे कमाना है। सैटरडे संडे के दौरान जो पूरे हफ्ते में कमाया था उसको इस्तेमाल करना है। दैट इज बिकॉज वो लोग इस मेंटालिटी से इसलिए जीते हैं बिकॉज उनको 2 चीज़ों की परवाह नहीं है, 2 चीज़ों का टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर लेती है। एक, उनको बच्चों का टेंशन नहीं है। अगर वो अपने बच्चों को ना भी पढ़ा सके तो गवर्नमेंट उनको पढ़ा लिखा कर 18 साल तक सभी फैसिलिटीज़ देती है।
दूसरा, उनको उनके खुद के भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि 50 या 55 के बाद अगर आप ना भी कमा सके या ना खा सके तो भी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देती है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग पैसा खर्च इजीली कर पाते हैं, जबकि हम इंडियंस की ज़्यादातर जिंदगी सिर्फ बच्चों के लिए बचाने में और अपने भविष्य के लिए बचाने में ही खत्म हो जाती है। लेट्स से हम में से ज़्यादातर लोग जब अपने बच्चों के लिए बचाते हैं तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके बच्चे बड़े होकर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये तो आप जानते नहीं हैं। अब अगर वो बड़े होकर नेगेटिव हुए तो अपनी पूरी जिंदगी जो मेहनत की है वो उस पैसे को उड़ा देंगे, आप दुखी रह जाएंगे, परेशान रहेंगे। और आप अगर ये कहते हैं नहीं नहीं सर, मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पॉजिटिव ही होगा, तो अगर इतना भरोसा है तो आपको अपने बच्चों के लिए कुछ बचाने की जरूरत ही नहीं, वो अपने दम पर कमा लेंगे। बेसिकली इन बोथ द सिचुएशन आपको बच्चों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट मत करो, बच्चों के अंदर इन्वेस्ट करो। डोंट इन्वेस्ट ऑन देम, इन्वेस्ट इन देम। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कोई ब्रांडेड महंगे कपड़े लाकर नहीं दिए थे, ना ही मेरी बर्थडे पार्टीज बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की, ना ही मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ दी है। कभी मेरे ऊपर खर्चा नहीं हुआ है, मेरे अंदर खर्च हुआ था। एंड दैट वाज कि मुझे लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए जितने मौके थे उसके पीछे मेरे पेरेंट्स ने बहुत खर्च किया। उसका नतीजा ये निकला कि 17 साल की उम्र पे मेरे परिवार के द्वारा मुझे 22 लाख रुपए का कर्जा मिला था, क्योंकि मेरे डैड की फैक्ट्री बंद हो गई थी एंड हम काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके थे। मगर इंटरेस्टिंगली जब वो 22 लाख के कर्ज में मैंने अपने करियर को शुरू किया 17 साल की उम्र पर, तब मुझे अपने परिवार तो पिता के साथ कोई शिकायत ही नहीं थी, क्योंकि अगर उन्होंने 22 लाख भी मेरे लिए बचा के रखे होते तो भी मुझे यही कहना था कि डैड मुझे इस पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं अपने दम पे कमा लूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ वैसा तैयार किया था। ऑलरेडी उन्होंने कुछ ऐसा नॉलेज मुझे दिया था कि जिस वजह से कोई भी कर्ज में भी मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करता तो भी मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता। बट वैसे ये हमारे फैमिली का रेप्यूटेशन रहा है। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे पिता को कुछ नहीं दिया था, मेरे पिता ने मुझे 22 लाख का कर्जा दिया। बट यू सी, अगर मैं अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों बचा लूं और फिर मैं कहूं कि हाँ देखो वो कितने सक्सेसफुल है, कोई मतलब नहीं है यारो। मेरे बाद जो होंगे ना वो मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए, वो मेरे बाप होने चाहिए। अभी अभी तो सीखा अपग्रेडेड वर्जन। तो अगर मैंने -22 लाख से अपना करियर शुरू किया था तो 2-3 करोड़ माइनस से तो शुरू कर ही सकते हैं। और इसलिए मेरी लाइफ का बहुत सिंपल फंडा है, मैं जो कमाता हूं उसे इस्तेमाल करता हूं। मेरी लाइफ में सेविंग्स जैसा कुछ भी नहीं है और फ्यूचर के लिए मैं कभी टेंशन लेता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे एक बहुत सिंपल रूल पता है कि जब आप अपने आज में सही तरीके से जियोगे तो आपका फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। जब आप अपना आज बिगाड़ोगे तभी आप अपने फ्यूचर को बिगाड़ रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर वो अपने बिजनेस, अपनी दुकान में से जो कमाते थे घर लेकर आते, 3 बच्चों में बांटते, यानी कि मेरे पिता और 2 अंकल्स और उनकी वाइफ यानी कि मेरी दादी माँ को देते। उनके पास वो उतना ही पैसा रखते थे जितना उनको आने जाने के लिए 1 दिन के लिए आवश्यक था। दैट्स इट। उन्होंने ना कभी बैंक बैलेंस रखा, ना कभी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स। वो कमाए बहुत थे बट ज़मीनें ली, घर बनाया, ऐसा कभी नहीं। मतलब कि हाँ, जो घर परिवार को रहने के लिए चाहिए था वो बनाया, बट अदरवाइज कभी ऐसा नहीं कि दूसरा घर बना के रखे, ज़मीनें रखे, इन्वेस्टमेंट्स, नथिंग लाइक दैट। अब उन्होंने अपनी लाइफ में 1 पैसा कभी सेव नहीं किया, कभी उन्होंने 1 रुपए की दवाई नहीं खाई, कभी कोई बीमारी उनको नहीं हुई, कभी कोई मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं आए। इवन जब उन्होंने मृत्यु पाया तभी भी 2 मिनट लगा था। ना एम्बुलेंस का खर्चा, ना हॉस्पिटल
में एडमिट करना कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं इसने कुछ बचाया ही नहीं है। अब अगर हम बहुत कुछ बचाएंगे तो वो जो देख रहा है उसको भी तो लगेगा ना, इसको कहीं तो खर्च करवाना पड़ेगा कि नहीं। सी फ्रेंड्स, जब आप पैसा कमाते हैं फर्स्ट लेवल पर, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं, हंसी मजाक तो बात की बात है, बट एक लर्निंग देना चाहूंगा। फर्स्ट लेवल पर आपने अपनी लाइफ में जो पैसा कमाया है उसे अपने आसपास जितने लोगों को पैसा लौटाना और चुकाना बाकी है उसे जल्दी से लौटा दो और चुका दो। दिस इज वेयर यू स्टार्ट। कभी किसी का पैसा अपने पास मत रखो, कभी किसी का पैसा काटने की बात मत करो, क्योंकि वरना उस इंसान के नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी प्रोग्रेस कभी नहीं होने देंगे। किसी का 2000 दबा लेने में हमारा कितना हजार या लाखों का नुकसान हो सकता है फ्यूचर में हमें नहीं पता है, तो क्यों ऐसा करना है। अब दूसरे लेवल पर आप अपनी लाइफ में जब पैसा कमाते हैं तो दूसरे लेवल पर उस पैसों को इस्तेमाल करो अपने लिए, परिवार के लिए। आपकी इच्छा है कहीं घूमने जाना है जाओ, आपकी इच्छा है कुछ खरीदना है खरीदो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो, या फिर कोई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो, बट पैसा यूज करो, क्योंकि पैसा पास रख कर सुख नहीं मिलेगा, पैसों का इस्तेमाल करके सुख मिलता है। पैसों से आप जो लाइफ में एक्सपीरियंस खरीदते हैं उससे सुख मिलता है। आप अगर पैसों को बिछाकर उसके ऊपर भी सो जाएंगे तो भी सुख नहीं मिलने वाला है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। बट उस पैसों को जब खर्च करोगे कुछ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस पाने के लिए, तब जाके हमें सुख मिल सकता है। और तीसरे लेवल पर अब जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे अपने बिजनेस पार्टनर के नाम पे अलग करो। आप कहेंगे बिजनेस पार्टनर? यस, बिजनेस पार्टनर। हम सभी के लाइफ में एक इनकम पार्टनर है और वो इनकम पार्टनर उसके नाम पे 1%, 2%, 10% जो आपको सही लगे उतना उसके नाम से अलग करो, मगर जो उसके नाम से आपने अलग किया है इंपॉर्टेंट, उसे मैं मंदिर में जाके दान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कर सकते हैं, आपके चॉइस की बात है, बट मेरा यह मानना है कि मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग हैं, हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं कि जो तकलीफ में हो सकते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम में हो सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जब हमने ये सफलताओं को पाया है तो उन्होंने हमारी मदद की है। अब वक्त आ चुका है कि जब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं तो रिटर्न में हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। सो दैट्स वेयर वो जो उनके नाम से आपने अलग किया है, वो मूर्ति के सामने पैसा नहीं रखना है, उनके इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि उन्हें हमसे पैसा लेना पड़े। और इस वजह से उनके रूप में जो हमारे आसपास लोग हैं उनके लिए वो पैसों को इस्तेमाल कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। सो यहाँ पर ये 3 लेवल्स आई होप आप समझ चुके हैं। एंड डायनेमिक योगा के पीछे भी कंसेप्ट यही था। 2007 की बात है। 2007 में पहली बार इस प्रोग्राम को मैंने शुरू किया था और तब मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था 4 दिन का फ्री प्रोग्राम कंडक्ट करना, मगर मैंने ये डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मैं वो 3rd लेवल पर पहुंचा था जहां पर मैं मेरी कमाई में से उसके नाम पे कुछ अलग कर सकता था, लेकिन मैं इस तरह से वो पैसों को इस्तेमाल करना चाहता था जहां पर मैं देख सकूं कि उसका क्या हुआ। एंड दैट्स व्हेयर मैंने डिसीजन लिया था कि अगर मैं कोई इंसान को 5000 रुपये दूंगा, वो 5 दिन खाना खाएगा, 15 दिन खाना खाएगा, 1 महीना खाना खाएगा, लेकिन 1 महीने के बाद वो वापस भूखा होगा और उसे किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं, मैंने सोचा कि उस इंसान को मैं लायक बनाऊं कि वो अपने दम पर वो 5000 रुपये कमा सके, मैं उसे लायक बनाऊं कि वो अपने दम पर अपना खाना पा सके। एंड दैट्स वेयर मैंने डिसाइड किया ये नॉलेज बांटने का। डायनेमिक योगा इस प्रोग्राम को 2007 से लेकर अभी तक हमेशा हमने फ्री कंडक्ट किया है। उसकी कोई टिकट्स, फीस, डोनेशन, चैरिटी कभी नहीं हुआ। और हाँ, काफ़ी सारे सपोर्टर्स हमें मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मेरी लंबी दाढ़ी नहीं है
और मैं सिर्फ और वाइट और ऑरेंज ड्रेस नहीं पहनता हूं, इस वजह से हमें सपोर्ट करने वाले भी सिलेक्टेड लोग हैं, बिकॉज वो ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर वो नॉलेज की वैल्यू समझते हैं, इसीलिए हमें सपोर्ट करते हैं। बाकी धर्म के नाम पे अपने देश में लाखों करोड़ों रुपए आपको देने वाले लोग मिल जाएंगे, बट वो मैं नहीं करना चाहता था। मैं नॉलेज की वैल्यू लोगों को समझाना चाहता था और सच्चा नॉलेज देना चाहता था। और वैसे भी जब स्टेज से बोल रहा हूँ कि भाई मंदिर में नहीं, बाहर किसी के लिए पैसा दो, तो जो बेचारा सोच रहा होगा कि इसको दान करे, वो भी वापस चले जाता है मेरे पास से। बट एनीवेज दैट्स ओके, आई एम रियली हैप्पी। जब हमें सपोर्ट मिलता है कोई ऑर्गेनाइजर स्पॉन्सर का तो बहुत अच्छी बात है। जितना सपोर्ट मिलता है वेल एंड गुड, जो नहीं मिलता है वो अपनी जेब से मैं बरसों से खर्च कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। बट एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि जो भी पैसा मैंने खर्चा किया है वो लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहा है, लोगों को कुछ मिल रहा है उसके द्वारा, राइट। सो उसी के साथ एक और चीज पर ये रूल अप्लाई होता है, दैट इज रिलेशनशिप। हमारी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं उसमें भी आपको ये सोचना है कि कैसे उस रिश्तों में हम वैल्यू ऐड कर सके। मगर कोई भी रिलेशन में आप अपने व्यवहार के द्वारा या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। समझ लो, दो लोगों के बीच में एक बैंक अकाउंट चल रहा है। अब या तो आप प्लस करते हैं उस अकाउंट में या तो आप माइनस करते हैं। आप मुझे बताइए, किसी को आपने प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को निभाया, प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। लेकिन आपने कोई कमिटमेंट दिया और उस कमिटमेंट को तोड़ दिया, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। किसी की बर्थडे के दिन आपने उसे फोन किया, उसे विश किया, प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। किसी को आपने अच्छे से सुना, समझा, उसकी तकलीफ को जाना, प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। सो हम अपने व्यवहार के द्वारा या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जब दो लोग शादी करते हैं, शादी करने का डिसीजन तभी लिया जाता है जब दोनों एक दूसरे के लिए काफी पॉजिटिव चीजें कर चुके हैं और दोनों का अकाउंट जब प्लस 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 होकर ओवरफ्लो होने लगता है, तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जॉइंट अकाउंट बन सकता है। एक बार वो जॉइंट अकाउंट बन जाता है, यानी कि शादी हो जाती है, उसके बाद वो एक चीज भूल जाते हैं, और वो ये है कि शादी के बाद भी प्लस करते रहना चाहिए। शादी से पहले फ्यूचर वाइफ जो थी, उनका फोन आता है, क्या तुम मुझे यहां लेने आ सकते हो? अभी आता हूं। काम छोड़ के भी पहुंच जाते थे। और शादी के बाद, क्या आप ऑफिस जाते हो, मुझे इधर ड्रॉप करके जाएंगे? अरे उधर बहुत ट्रैफिक होता है, फिर मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। सो द प्रॉब्लम इज कि हम लोग शादी के बाद प्लस करना ही भूल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि बस अब तो ये रिश्ता जुड़ चुका है, अब इस अकाउंट में प्लस नहीं करेंगे तो चलेगा। और फिर एक ही चीज होता है, पता है क्या होता है? हर दिन माइनस होता है, हर दिन माइनस, हर दिन माइनस, क्योंकि एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। और जब हर दिन माइनस होने लगता है तो आपको पता है सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या आता है? जब वो बैलेंस कम होता है तब हस्बैंड वाइफ के बीच पहले जितनी बातें होती थी अब उतनी बातें नहीं होती है। जब वो माइनस और बढ़ने लगता है तो दूसरा साइड इफेक्ट, अब बातें सिर्फ हां और ना में होती है। जब और माइनस होने लगता है उसके बाद कुरियर सर्विस से बातें होती है। कुरियर सर्विस नहीं समझे? समझाता हूं। आपने देखा होगा आपके घर पे दो छोटे छोटे कुरियर इधर उधर घूमते रहते हैं। बोले बेटा चिंटू जाओ मम्मी को बोल के आओ कि आज शाम को मैं खाना नहीं खाने वाला। अंदर से आवाज आती है, बेटा पिंटू जाओ पापा को बोल के आओ कि आज शाम को मैं खाना बनाने भी नहीं वाली थी। कुरियर सर्विस, यू सी, पहले से सोच के रखा था, काम आएंगे, एडवांस प्लानिंग। और अगर माइनस और बढ़ जाए, बैलेंस और कम हो जाए, तो अब बातें शुरू हो जाती हैं, मगर बातों का तरीका बदल जाता है। अब एक दूसरे की खिंचाई करना, टॉन्ट मारना, सुनाना,
ये सब बढ़ने लगता है। और एक वक्त आता है जब माइनस होते होते बैंक अकाउंट जीरो पर आ जाता है, और जब बैंक अकाउंट जीरो पर आ जाए तब रूल क्या है? बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है, मतलब कि वो रिलेशन वहां पर खत्म हो जाता है। मगर आप सभी बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि हमें जो पत्नी मिली है उन्हें कहा गया है भारतीय नारी। और ये जो भारतीय नारी होती है उसकी खासियत ये है कि बैंक अकाउंट जीरो पर भी आ जाए उसके बावजूद वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय नारी कर सकती है, बाकी दुनिया में कहीं पर भी ये संभव नहीं। लेकिन ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग खुश नसीब है जिनको 1950, 60 और 70 के मॉडल मिल गए, क्योंकि 1980 के बाद के जो मॉडल है वो सभी एकता कपूर वाले हैं। वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, क्योंकि एकता कपूर के आशीर्वाद से आज इंडिया में एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, एम्पावरिंग वुमन। एंड आई एम इन टोटली सपोर्ट ऑफ एम्पावरिंग वुमन, बट नॉट फॉर अनप्रोडक्टिव एंड नेगेटिव पर्पस, जो आज बहुत बार देखा जा रहा है। राइट? एम्पावरिंग वुमन होना चाहिए रिलेशन को बेहतर करने को, ना कि रिलेशन तोड़वाने को। आज ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बोले एम्पावरिंग वुमन, हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी भी आइडेंटिटी है, मना नहीं कर रहा, बट उससे रिश्ता जुड़ रहा है या टूट रहा है वो तो देखिए। इट हैज टू बी फॉर प्रोडक्शन, राइट? समथिंग बेटरमेंट। सो गाइज, हम सभी जब ये गिव एंड टेक का लॉ समझ रहे हैं तो जब भी हमें मौका मिले हमें देते रहना चाहिए, लेकिन अपने शहर, अपने देश के प्रति भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारे देश का प्रॉब्लम ये नहीं है कि बुरे लोग बुरा काम करते हैं, प्रॉब्लम ये है अच्छे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और हर एक अच्छा इंसान अगर अपनी एफर्ट्स देना शुरू करे कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए, तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और यही पर्पस था डायनेमिक योगा को शुरू करने के पीछे। मैं कोई संत, महात्मा, गुरु या टीचर नहीं हूं। आप मेरी तुलना करना चाहे तो इस छोटे से बच्चे के साथ कर सकते हैं कि जहां पर उसे कुछ गलत नजर आया, उसे लगा कि उसके लिए वो कुछ कर सकता है, उसने एफर्ट दिया, मगर शायद उसके अकेले का एफर्ट काफ़ी नहीं था, लेकिन उसकी एफर्ट, उसके इनिशिएटिव को देखकर काफ़ी सारे लोग थे जो उसके साथ जुड़ने लगे, और वो सारे लोगों की एफर्ट के द्वारा एक बदलाव आया। मगर वो बदलाव ऐसों के बदलाव नहीं था कि जो दुनिया को बदल दिया, मगर एटलीस्ट वहाँ पर वो जो लोग थे टेम्पररी, उनकी ज़िंदगी के लिए वहाँ पर वो बहुत बड़ा बदलाव था। बस कुछ वैसे ही हमारी यही कोशिश है दोस्तों कि जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ गलत है और उसे सही हम कर सकते हैं, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाकर, कॉन्शियसनेस बिल्ड करके, या फिर उन्हें कुछ सही नॉलेज देकर, तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू आवर इवेंट्स, यू नो। आई मीन, हम कोई समाज सेवक नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई बिलीव एज द सिटीजन ऑफ माई कंट्री मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है और मैं उस फ़र्ज़ को निभा रहा हूँ। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई समाज सेवा है या धर्म का काम है जो मैं कर रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। ये मेरी ड्यूटी है, और हर एक इंसान देश के प्रति जिम्मेदार है, कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हमें निभानी होती है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ये मुझे लगता है सही, मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप पिछले 2 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, एंड आई बिलीव कि इस नॉलेज को आप और लोगों तक लेकर जाएंगे। कल सुबह हम यहाँ पर वापस तीसरा दिन शुरू करेंगे, बट द थर्ड डे अगेन इज गोना बी मोर स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू, सो बी देयर ऑन टाइम, लेट ना होइएगा। थैंक यू, बाय बाय, एंड अ वंडरफुल डे अहेड। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस को देख सकें। एंड उसी के साथ आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, विच इज़ facebook.com/sneworld, कि जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स, सेइंग्स, तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेयरिंग्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप
कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही पॉजिटिव चेंज मैं और आप मिलकर ला सकते हैं।